हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने हमारे स्टॉक मार्केट चैनल की अभी तक की वीडियो सीरीज अच्छे से फॉलो करी होंगी, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो हमारे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर सीरीज के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो शायद बिगिनर्स को छोड़ो एडवांस लेवल पर भी कई लोगों को नहीं पता होती, लेकिन वो होती बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो तो एंड तक पूरी की पूरी ध्यान से देखना। सारे नए टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगे और कुछ ऐसी बारीकियां आपको इस वीडियो में ज़रूर सीखने को मिलेंगी जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बहुत आसान बना देंगी। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और मेरे साथ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको एक QR कोड दे रखा है। आप सिंपल स्टेप्स फॉलो करके इसको स्कैन करें और सिंपल ऑनलाइन अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और सीखते हैं नए नए टर्म्स। आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले हमारी एक टर्मिनोलॉजी से जिसका नाम है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। अब ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से इजाद हुई मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे वॉरेन बफे साहब हैं, इस रेशियो को बफे इंडिकेटर भी कहा जाता है। अब उसका एक रीज़न है क्यों, क्योंकि यहाँ पर बफे साहब जो हैं वो निकालते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन और उसको देश के जीडीपी के साथ कंपेयर करते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में जो भी स्टॉक मार्केट है उसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अब हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो मैं फिर से व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा हमारी सीरीज़ की एक भी वीडियो मत छोड़ना, पीछे से सारी वीडियो सीक्वेंस में देखना, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो भी मार्केट की कैपिटलाइजेशन होता है उसको कंट्री के जीडीपी के साथ वो कंपेयर करते हैं। तो एक सिंपल सा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक रेशियो बन गया, मार्केट कैप टू जीडीपी। अब बफे साहब ये क्यों देखते हैं? बेसिकली किसी भी देश में या किसी भी देश के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना है या नहीं करना, ये डिसीजन लेने के लिए वो इस रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है, जितना ज़्यादा रेशियो आता है उतना वो ओवर वैल्यूड कहलाया जाता है। ओवर वैल्यूड का मतलब है कि मान लो मेरे देश का जीडीपी जो है, ऐसी एक फिगर ले लेता हूँ, है 10 और न्यूमरेटर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन की वैल्यू है मान लो वो है 100। तो जितना मैं न्यूमरेटर बढ़ाता रहूंगा ये रेशियो का आंसर उतना ज़्यादा आता रहेगा। तो बफे साहब को ये लगता है कि अगर देश का जीडीपी ही 10 रुपए है और उनके स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा है तो यहाँ ये देश ओवर वैल्यूड है, यानी कि स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी वैल्यूएशंस ज़्यादा चल रही हैं। लेकिन इसके विपरीत जितना रेशियो कम आता है, मान लो ये वैल्यू 100 से घटाकर मैं कर दूं 50, तो आंसर थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो ये बफे साहब को लगता है कि इसका मतलब यहाँ पर देश एक तरह से अंडर वैल्यूड है, यानी कि इनकी जितनी जीडीपी है उसके मुकाबले कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपैरेटिवली कम है। तो इस रेशो को मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो या बफे इंडिकेटर कहते हैं। तो बेसिकली इसका नाम वॉरेन बफे के पीछे इसीलिए पड़ा क्योंकि वॉरेन बफे साहब इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं जनरली कि किस देश में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। तो ये एक टर्मिनोलॉजी आपके नए शब्दावली में आ गई। इसी तरह एक और टर्मिनोलॉजी है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज एक एडवांस्ड टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि जब मैं आपको एनालिसिस के बारे में सिखाऊंगा तो अब आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में दो तरह के एनालिसिस होते हैं, जिसमें एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये टर्म होती है, लेकिन बहुत से न्यूज़ चैनल पर भी इसको यूज़ करते हैं, आप कहीं पर सुन लो तो पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब क्या है? अब एवरेज का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो ये 5 वैल्यूज़ हैं, मुझे इन पाँचों को क्या करना है, एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे सिंपल तरीका होता है अर्थमेटिक मीन करना, जिसको हम एवरेज बोलते हैं। पाँचों को जोड़ो, डिवाइड बाय 5, एवरेज आ गया। अब मूविंग एवरेज का क्या मतलब है? मूविंग एवरेज का मतलब है कि भाई रोज़, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है, तो मूविंग एवरेज का मतलब ये कि यहाँ पर हम किसी भी स्टॉक के प्राइस का एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि रोज़ प्राइस चेंज हो रहा है, भाई मान लो मैंने पिछले 20 दिनों का एवरेज निकाला, अब जब अगले दिन पहुंचूंगा तो अगले 20 दिन में से एक दिन पीछे छूट जाएगा, नया दिन बन जाएगा, तो वापस से एवरेज चेंज हो जाएगी। फिर अगले दिन जाऊंगा, फिर 20 दिन चेंज हो जाएंगे। तो रोज एवरेज चेंज होती रहती है, इसीलिए नाम पड़ गया मूविंग एवरेज। तो ये 20 दिनों का, 50 दिनों का, 200 दिनों का, कितने भी दिनों का निकाला जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ऐसी पिक्चर आपको दिखाने के लिए लगा रखी है। तो यहाँ पर जो आप ये ग्रीन रंग की
या ये रेड रंग का बीच में फिर ग्रीन रेड रंग का, ये ग्रीन रंग की ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जनरली टेक्निकल एनालिस्ट यूज करते हैं और इस लाइन को हम मूविंग एवरेज की लाइन बोल सकते हैं। जब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सिखाऊंगा तो बेसिकली आपको तब सिखाऊंगा कि इस लाइन को कैसे यूज किया जाता है और अच्छा एनालिसिस करने में। लेकिन फिलहाल हम फोकस करते हैं टर्मिनोलॉजी पर, तो इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो बेसिकली ये क्या है, एवरेज है प्राइजेस का, लेकिन रोज बदलता रहता है, इसलिए नाम पड़ गया मूविंग एवरेज। आगे बढ़ते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी भी टेक्निकल एनालिसिस की टर्मिनोलॉजी है, इसको बोलते हैं RSI। ये भी आप सुन सकते हो, जो बच्चे या जो लोग टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा थोड़ा करते भी होंगे तो शायद उन्होंने सुना होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, बहुत ही प्रचलित टर्म है टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया के अंदर। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है वो हमारे फिलहाल दायरे से बाहर है, लेकिन ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली प्राइस में होने वाले चेंजेस के मोमेंटम को थोड़ा सा बताता है, स्पीड को बताता है कि कितनी तेजी से प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 to 100 के बीच में लाया करती है ना। तो आप ऐसा समझ लो, सबसे मिनिमम वैल्यू है 0 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है 100। अब इसमें इसकी वैल्यू जब निकलती है किसी भी शेयर की या किसी भी इंडेक्स की, तो वो वैल्यू 0 और 100 के बीच में लाई करती है। अब इसको टेक्निकल एनालिस्ट बहुत सारे उसमें एक लाइन या एक वैल्यू मार्क करते हैं 70। अगर उन्हें लगता है कि वैल्यू 70 से ज़्यादा है इस इंडेक्स की, तो इसको वो मानते हैं ओवरबॉट, यानी कि ये शेयर अभी लोगों ने ज़्यादा खरीद रखा है और अब कुछ दिनों बाद इसमें शायद बिकवाली यानी कि सेल हो सकती है। यानी कि अगर वैल्यू 70 के ऊपर चल रही है शेयर की, यानी कि RSI की वैल्यू 70 क्रॉस कर चुकी है, तो बहुत से एनालिस्ट इसको ओवरबॉट मानते हैं, मतलब इसमें खरीदारी ज़्यादा हो चुकी है, अब चांसेस हैं कि अब इसमें सेलिंग आएगी। और इसके विपरीत RSI की, इस इंडेक्स की वैल्यू अगर 30 के नीचे होती है, 30 के नीचे होती है, तो इसको एनालिस्ट मानते हैं ओवरसोल्ड, यानी कि ये शेयर ज़्यादा बेचा गया बेचा गया बेचा गया। मान लो किसी शेयर को लगातार कई दिनों से बहुत सारे लोग बेचे जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन को ओवरसोल्ड कई बार कह देते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग इसको बेच चुके हैं। अब ऐसे में माना जाता है कि हो सकता है ये शेयर अब बाद में खरीदा जाए। तो 30 से कम आने की वैल्यू को एनालिस्ट ओवरसोल्ड मानते हैं। तो RSI जो है वो एक टेक्निकल एनालिसिस का एक टर्म है, शायद आप सुनो, लेकिन मैंने कहा था क्योंकि इसमें एडवांस टर्म्स भी आने वाले हैं तो ये एक नई टर्म आपके लिए होती है। इसको बोलते हैं हम RSI, जो हम कवर करेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट पे। इसके बाद एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं ब्रेक आउट। तो बहुत ही प्यारी टर्मिनोलॉजी है, ये आप शायद न्यूज़ चैनल पर भी सुन लो। ब्रेक आउट का मतलब है, ब्रेक मतलब तोड़ना, आउट मतलब कि बाहर निकलना। तो कई बार क्या होता है, जब हमने एक आपको सिखाई थी टर्मिनोलॉजी रेसिस्टेंस की और सपोर्ट की, तब आपको बताया था कि भाई कई बार शेयर जो होता है एक दायरे में घूमता रहता है, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, अगर आप यहाँ पर देखो, ये शेयर के प्राइस हैं जो लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर आप देखो तो अचानक से ये बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट के बाद हम कह सकते हैं एक ब्रेक आउट आया है। ब्रेक आउट का मतलब होता है जब शेयर का दाम बहुत दिनों से सेम चल रहा है और अचानक से बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के मार्क्स टेस्ट में लगातार आ रहे थे, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, और अगले टेस्ट में उसके आ गए 85, तो हम कहेंगे इस बच्चे ने तो ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस है। तो ये बेसिकली मोमेंटम शो करता है किसी भी शेयर के बारे में, और बहुत से एनालिस्ट इसको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मानते हैं कि यस, अब ये शेयर जो है अब खरीदने लायक बन गया, क्योंकि अब इस बच्चे ने जोश दिखाया है। ये बच्चा पहले नालायक था, पढ़ाई नहीं करता था, अब ये 85 मार्क्स लाया है, तो अब इसको खरीद लो क्योंकि अब तो ये मेहनत करके आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह शेयर के अंदर भी ये बातें चलती हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रेक आउट। देन आता है जी इसी का एक छोटा भाई या बड़ा भाई, वॉल्यूम स्पाइक। वॉल्यूम स्पाइक एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है। वॉल्यूम किसे बोलते हैं ये हमने पहले कवर करा था। वॉल्यूम मतलब किसी भी शेयर में जो एक्टिविटी हो रही है ना, उसको हम ट्रेडिंग वॉल्यूम बोल सकते हैं। अब अचानक से
किसी भी शेयर की ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए, मतलब मान लो ऐसा समझ लो कि पहले बाजार में किसी भी प्रोडक्ट को बर्गर खरीदने वाले 2 लोग होते थे और बर्गर बेचने वाला 1 आदमी होता था। तो एक बर्गर बेच रहा है, 2 खरीदने वाले होते थे। किसी दिन आप आए और आपने देखा, अरे बर्गर के मार्केट में 10 बर्गर बेचने वाले हैं और 100 लोग खरीदने वाले हैं, ये क्या हो गया? तो इसका मतलब वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया। तो ऐसे ही शेयर बाजार में किसी शेयर के अंदर हो जाता है, अचानक से किसी शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा बायर सेलर से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्पाइक। तो ये भी कई बार ट्रेडर्स यूज़ करते हैं अचानक ये देखने के लिए कि भाई इस शेयर में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है, तो या तो ये बढ़ने वाला है या घटने वाला है, जो भी हो रहा है एक्टिविटी हो रही है, तो ट्रेडर्स अलर्ट हो जाते हैं कि कोई ना कोई अब प्राइस का मूवमेंट आ सकता है, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्पाइक। तो एक छोटा सा ऐसी उदाहरण लगाया, इस तरह के वॉल्यूम बार्स होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कभी कभी ये छोटे छोटे हैं, अचानक से बीच में बड़ा हो गया, है ना, छोटे छोटे बड़े हो गए, छोटे 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 बड़े हो गए, तो ये बेसिकली वॉल्यूम स्पाइक्स होते हैं। उसके बाद जी इस पर तो अलग क्लास करेंगे, लेकिन इसका नाम पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया का प्राइस एक्शन अगर मैं बोलूं जो क्या होता है बाद में सिखाऊंगा, उसका सबसे बेहतरीन टूल होता है जिसपे अलग से मास्टर क्लास करेंगे, कैंडल स्टिक। और पर्सनली एज अ ट्रेडर मैं पिछले कई सालों से सिर्फ प्राइस एक्शन के लिए कैंडल स्टिक ही फॉलो करता हूं। अब बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कैंडल कैंडल वर्ड आप कई बार सुन सकते हो, तो पता होना चाहिए इसमें 4 चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। शॉर्ट में बोलते हैं OHLC, यानी कि ओपन, C से क्लोज, H से हाई और L से लो। तो कैंडल जो होती है वो कैसे बनती है और ये क्या दर्शाती है वो आपको सिखा देता हूँ। तो मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ कैंडल्स बनाई हैं। अब होता क्या है, जनरली 2 कलर्स की कैंडल होती हैं, एक होती है ग्रीन कैंडल और एक होती है रेड कैंडल। पहले ग्रीन कैंडल को समझते हैं। ग्रीन कैंडल कैसे काम करती है? ग्रीन कैंडल में जो ये लेवल होता है इसका मतलब होता है ओपन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल जब आज ये शेयर ओपन हुआ, सुबह सुबह जब बाजार ओपन हुआ तब ये 50 रुपए का था, तो इस लेवल को बोलते हैं ओपन। उसके बाद जो आप नीचे देख रहे हो, सबसे इसका लोएस्ट पॉइंट जो है वो है ये, इस पॉइंट पर मान लो दाम था 48, इसको बोलते हैं लो। यानी कि ये सबसे नीचे आज जब गया, आज के पूरे दिन में ये 48 रुपए लोएस्ट पॉइंट पर गया। फिर उसके बाद कैंडल आप देखो अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये कैंडल में ये कैंडल में ये कैंडल में एक सबसे ऊपर ये पॉइंट भी आ रहा है जहां ये कैंडल चोटी पर है, तो मान लो 65, इसको बोलते हैं हाई। हाई का मतलब आज पूरे दिन में इस शेयर ने 65 रुपए तक का प्राइस टच करा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो इसको नाम देते हैं हाई। और जहां ये कैंडल का एक तरह से बॉडी का अंत है, ये पॉइंट मान लो यहां पर लेवल है 63, इसको बोलते हैं क्लोज। तो ग्रीन कैंडल को ग्रीन इसलिए बनाया जाता है कि उसमें जो ओपन होता है वो कम होता है और क्लोज जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसको कलर देते हैं ग्रीन। तो ग्रीन कैंडल ये शो करती है कि अब इसको एनालाइज अगर करें तो जब ओपन हुआ तो ये शेयर 50 रुपए का था, उसके बाद ये नीचे गया तो 48 रुपए तक गया, इसके बाद ये ऊपर गया तो हाईएस्ट 65 तक गया, और जब दिन खत्म हुआ, एंड हुआ दिन का, तो इस दिन के एंड पर ये 63 पर बंद हो गया। तो ये कैंडल 4 प्राइस शो करती है, ओपन, क्लोज, हाई और लो। तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक होती है जो हम बाद में अलग से सीखते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको कैंडल का मतलब पता होना चाहिए, और इसको कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी बोला जाता है जो हम अलग से पढ़ेंगे। बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, टाइप ऑफ कैंडल्स हैं, लेकिन इसको कैंडल बोलते हैं। अब रेड कैंडल क्या होती है? रेड कैंडल जो है अगर आप देखो, या हॉलो कैंडल जो है खाली सी, वो भी सेम ही चीज शो करती है। जो सबसे टॉप पॉइंट है वो इसका हाई है, जो सबसे लो पॉइंट है वो इसका लो है। लेकिन ये रेड बनी है तो इसका मतलब होता है कि जब ये ओपन हुई तो उस प्राइस से जब ये क्लोज हुई तो ये नीचे क्लोज हुई, यानी कि ओपनिंग में ज्यादा दाम था, क्लोज होते होते गिर गया, तो इसीलिए इसको रेड कलर से संबोधित कर देते हैं। तो यानी कि जो इसका ओपन प्राइस होता है वो ये वाला पॉइंट होता है जहां से कैंडल बनना स्टार्ट हुई, और फिर वो दिन में ऊपर तो गई, फिर नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, ये लोएस्ट पॉइंट होगा। लेकिन ये जो लेवल है जहां कैंडल खत्म हो रही है, ये इसका क्लोज पॉइंट होता है। तो शॉर्ट में कैंडल को देखकर ये 4 टर्म्स बोले जाते हैं OHLC,
ओपन हाई लो क्लोज। तो ये किसी भी कैंडल को देखने का तरीका होता है। तो खैर कैंडल के बारे में हम अलग से भी सीखेंगे, पर एटलीस्ट आपको टर्म पता चल गई। तो जब स्टॉक मार्केट में कोई कैंडल बोले तो आपको इस कैंडल के बारे में सोचना है, ना कि घर में जो मोमबत्ती रखी है उसके बारे में। तो दिस इज द कैंडल ऑफ स्टॉक मार्केट, ग्रीन एंड रेड। अगला टर्म है बहुत ही सिंपल सा, लिवरेज। सर ये क्या होता है? लिवरेज देखो एक टर्म कॉमर्स का या फाइनेंस का स्टूडेंट तो समझ जाएगा। लिवरेज मतलब होता है कि आपके पास अगर पैसे कम हैं और फिर भी आपको कहीं से बोरो फंड मिल जाए, पैसा उधार मिल जाए सिंपल भाषा में, तो उसको लिवरेज कह देते हैं। तो बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है, बोरोड फंड या बोरोड कैपिटल को लिवरेज कहा जा सकता है। अब इससे होता क्या है कि मान लो आपके पास है सिर्फ 1,000 रुपये, लेकिन आपको ब्रोकर बोलता है कि चलो ठीक है आप कहीं से बोरो कर लो। तो लिवरेज का मतलब है कि आपके पास अपना तो 1,000 रुपये है, लेकिन आप कहीं से बोरो करके 9,000 रुपये ले आए, तो इस 9,000 रुपये को बोलते हैं लिवरेज। अब इससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी, क्योंकि जब आप अब इन्वेस्ट करोगे, ट्रेड करोगे, तो आपका तो अपना 1,000 रुपये है, बाकी आपका बोरो का पैसा है, फंड है, मतलब कि उधार का पैसा। तो अब हो सकता है जब दोनों को मिलाओ तो 10,000 रुपये आपके पास हो गए इन्वेस्ट करने के लिए, और अच्छा इन्वेस्ट करा तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, है ना। लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो तो ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें बढ़ जाती हैं, मैग्नीफाई हो जाती हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो भी अच्छा हो सकता है, लॉस होगा तो भी ज़्यादा हो सकता है। तो जनरली कहा जाता है कि लिवरेज करके ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बिग नो। मैं भी पर्सनली हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको कभी भी बोरोड फंड से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ना ही इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। उसका एक मैथमेटिकल सिंपल रूल भी बता सकता हूँ आपको। बोरो जब आप करोगे तो हो सकता है आपको बोरो करने के लिए कोई इंटरेस्ट पे करना पड़े, लेट से 9% पर एनम, और पता चला आपने पैसा ले तो लिया लोन पर 9% पर एनम के हिसाब से, और इन्वेस्ट भी कर दिया, और वो पैसे में आपको रिटर्न मिला मान लो सिर्फ 4%, 5%, 6%। तो क्या फायदा हुआ? 7% कमा रहे हो, 9% का ब्याज दे रहे हो, और पता चला लॉस हो गया तो भी रिस्क। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं सर फायदा हो गया तो अच्छी बात है। तो अगेन लॉस होगा या गेन होगा वो मैग्नीफाई हो जाएगा, पर जनरली बोरोड फंड पर या लिवरेज पर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये बेसिक थंब रूल मैं तो फॉलो करता हूं। अब इसी तरह एक और टर्म है सेम बिल्कुल, बस उसमें हल्का सा ट्विस्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम मार्जिन ट्रेडिंग। यहां पर आपको बोरोड फंड किसी और से लेने की ही जरूरत नहीं है। आजकल तो साहब ब्रोकर ही खुद कह देता है कि आओ मेरे कस्टमर हो ना तुम, मेरे पास डीमैट अकाउंट ओपन करा है, ट्रेडिंग के लिए पैसे कम है, चिंता मत करो, तुम्हें 5 गुना मैं मार्जिन देता हूं या 10 गुना मैं मार्जिन देता हूं। तो उसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। तो ये भी बोरोड फंड्स ही हैं, बस ये आपको कौन देता है? ब्रोकर। तो आपने डीमैट अकाउंट में 1,000 रुपए मान लो डाले, और ब्रोकर पता है आपको क्या कहेगा? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 10 गुना ज़्यादा मार्जिन देता हूँ, जाओ तुम्हें इन्वेस्ट करना है ना, तुम मज़े से 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर लो, तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, जाओ 10,000 रुपये की ट्रेडिंग कर लो। हाँ, बदले में ऑब्वियसली वो भी चार्जेस लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो अगेन सेम रिस्क है, पैसा कमाओगे तो ज़्यादा भी कमा सकते हो, लेकिन लॉस हुआ या कम कमाया तो हो सकता है आपको नुकसान हो। तो अगेन रूल वही, थंब रूल मेरी तरफ से भी वही कि भैया मार्जिन ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल बहुत स्किलफुल आप बन गए, जब कोई बहुत बड़ी ऐसा फैक्टर है जो आपके डिसीजन को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है मार्जिन ट्रेडिंग। इसके बाद एक टर्म है ट्रेडिंग की दुनिया से, स्क्वायर ऑफ। शायद आप ये कभी सुनो, स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो भी आपने ट्रेडिंग करी या जो भी आपने एक तरह से ट्रांजैक्शन कर रखी है उसको खत्म कर देना, रिवर्स कर देना। सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लो आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का या जितने भी रुपए का, अब आपको पता है कि अब आज का दिन खत्म होने वाला है, तो जनरली ये शब्द इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज किया जाता है कि आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है। तो आपने शेयर खरीद लिया, अब आपको पता है यार इसको बेचना तो पड़ेगा, तो जब हम इसको बेच देते हैं तो उस बात को बस स्क्वायर ऑफ कह देते हैं। तो स्क्वायर ऑफ का मतलब सिंपल होता है अपने किसी ट्रेड को क्लोज कर देना, खत्म कर देना, बाय टेकिंग ऑपोजिट पोजीशन। ऑपोजिट पोजीशन का मतलब है सुबह अगर बाय करा तो शाम को सेल कर दो, खत्म हो गया, या सुबह अगर सेल करा तो शाम को बाय कर दो, खत्म हो गया। तो यानी कि अपने ट्रेड को क्लोज कर देने को स्टॉक मार्केट की भाषा में स्क्वायर ऑफ कह देते हैं। तो जनरली इंट्राडे के अंदर ये टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज होती है,
क्योंकि इंट्राडे में हमें अपनी सारी पोजीशंस यानी सारे ट्रांजैक्शंस क्लोज करने हैं। तो ब्रोकर आपका अकाउंट के अंदर अपने आप भी सारी पोजीशन क्लोज कर सकता है। इसको बोलते हैं ऑटो स्क्वायर्ड ऑफ। भाई पता चला सर मैंने तो सुबह शेयर खरीद लिया, शाम को मैं चला गया कहीं घूमने, मैं तो भूल गया शेयर बेचना, तो क्या होगा? तो भैया कुछ नहीं, ब्रोकर अपने आप बेच देगा। तो इंट्राडे के अंदर शेयर खरीदा है तो उसी दिन बेचना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। तो ये बहुत ही सिंपल फंडा होता है। फिर आते हैं जी बड़ी ही दो इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी पर। तो ये वो नहीं है जो आप शायद सोच रहे हो। स्टॉक मार्केट में एक टर्म होता है अल्फा, एक टर्म होता है बीटा। लेकिन पहले अल्फा की बात करते हैं। सॉरी, अल्फा बेसिकली एक बहुत ही अच्छा टूल है। जनरली इसको जो आपके कह सकता हूं मैं इंडेक्स को मेजर करते हैं। अब इंडेक्स का मतलब क्या, जैसे हमने बहुत पहले लेक्चर में सीखा था निफ्टी। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 10,000 पॉइंट से बढ़कर 11,000 पॉइंट हो गया, तो आप परसेंटेज में कहोगे 10%। तो निफ्टी के इस परसेंटेज को हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं या मार्केट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो। तो फॉर एग्जाम्पल निफ्टी ने 10% का रिटर्न दिया या इंडेक्स ने 10% का रिटर्न दिया। अब आपने जिस पोर्टफोलियो, जिस म्यूचुअल फंड में मान लो पैसा लगा रखा है, उस म्यूचुअल फंड ने मान लो 12% का रिटर्न दे दिया। तालियां भाई तालियां। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि यार मार्केट तो 10% का रिटर्न दे रहा है ना, निफ्टी या इंडेक्स तो 10% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन मेरे म्यूचुअल फंड ने तो मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया। तो मैं इसको ताली बजाकर कहूंगा कि भैया अल्फा पॉजिटिव, यानी कि इसका मतलब है मैंने आउट परफॉर्म कर दिया मार्केट को। आउट परफॉर्म का मतलब है मैंने मार्केट को हरा दिया। तो मार्केट 10% रिटर्न दे रही है, मेरे म्यूचुअल फंड ने 12% रिटर्न दे दिया, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव अल्फा, है ना। मतलब आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो 2% ऊपर, पॉजिटिव अल्फा। और सर अगर मेरे म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 7% ही रिटर्न दिया, तो भैया बेकार है तुम्हारा म्यूचुअल फंड, अंडर परफॉर्मेंस, नेगेटिव अल्फा। तो नेगेटिव अल्फा का मतलब वही कि मार्केट तो 10% रिटर्न दे रहा है, आपका म्यूचुअल फंड सिर्फ 7% रिटर्न दे रहा है। तो इससे बढ़िया तो मैं मार्केट में ही पैसा लगा देता, निफ्टी में, तो 10% मिल जाते। तो अल्फा जो होता है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस मेजर करने का एक टर्म बन गया, पॉजिटिव अल्फा या नेगेटिव अल्फा। तो म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करो तो अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर से पूछो कि भाई तेरा पॉजिटिव अल्फा तो रहेगा ना, या पिछला 5 साल का दिखा अपना पॉजिटिव अल्फा है कि नहीं। तो ये एक टर्म बन गया अल्फा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा अल्फा। फिर आता है बीटा। बीटा जो होता है वो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आप एक सीए स्टूडेंट हैं या कोई भी फाइनेंस स्टूडेंट है तो आप डेफिनेटली पढ़ेंगे अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। बीटा जो मेजर करता है, ये एक टूल है जो उतार चढ़ाव को मेजर करता है। उतार चढ़ाव को बोलते हैं वोलैटिलिटी। अब देखो, कुछ शेयर होते हैं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। कुछ शेयर धीरे धीरे ही रहते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं थोड़ा गिरते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं थोड़ा गिरते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लो कि भैया पुराने हमारे टाइम पे एक बैट्समैन होते थे वीरेंद्र सहवाग साहब, कि भाई जिस दिन चल गए उस दिन तो छक्के पे छक्के, चौके पे चौके, जिस दिन नहीं चले तो नहीं चल रहे। कुछ बैट्समैन होते थे राहुल द्रविड़ की तरह कि भाई ठीक है कंसिस्टेंसी थी, कम बन रहे हैं ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन ठीक है स्टेबिलिटी रहती थी। तो बीटा यही चीज़ शेयर बाजार के अंदर मेजर करता है, जिसको आप वॉलेटिलिटी कह सकते हो। तो बीटा को कैसे निकालते हैं वो तो अपने कोर्स में सीख लेना, लेकिन जनरली बीटा अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कि जो हमारे शेयर में उतार चढ़ाव आ रहा है वो मार्केट के उतार चढ़ाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बीटा 1 से ज़्यादा आने वाले शेयर्स को वॉलेटाइल माना जाता है जनरली। और लोग सोचते हैं यार इसमें ना रिस्क है, हाँ रिटर्न भी हो सकता है रिस्क भी है, भाई उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहा है, रिस्क भी है रिटर्न भी है ना। और बीटा अगर 1 से कम है तो इसका मतलब राहुल द्रविड़, लेस वॉलेटाइल, उतार चढ़ाव कम आएगा। तो आपको अगर चाहिए शांति, स्टेबिलिटी, ज़्यादा मन में टेंशन नहीं, उतार चढ़ाव का डर नहीं, बीपी हाई लो नहीं करना, तो ऐसे शेयर में निवेश करो जिनका बीटा 1 से कम हो। तो बीटा बेसिकली उतार चढ़ाव को मेजर करने का एक टूल होता है, वोलैटिलिटी को मेजर करने का एक टूल होता है। तो ये भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स यूज करते हैं।
फिर भैया म्यूचुअल फंड की दुनिया से एक टर्म है एग्जिट लोड, क्योंकि म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास आई होप आपने देखी होगी। तो एग्जिट लोड क्या है, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। एग्जिट का मतलब भाई मैं एग्जिट कर रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है छोड़ दो। लोड, आपके सर पे बोझ। म्यूचुअल फंड कंपनी कहती है अच्छा मुझे छोड़ के जा रहे हो तो लाओ 100 रुपए। तो एग्जिट लोड का मतलब है कि म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं आपसे कि हमें अगर छोड़ोगे, म्यूचुअल फंड से एग्जिट करोगे टाइम से पहले, तो भैया फिर पैसा देना पड़ेगा। तो बस, तो इन्वेस्टर थोड़ा सा डिस्करेज हो जाता है, कहता है ओहो पैसे निकालूंगा तो यार ये तो 100 रुपये लग जाएंगे, तो ओहो खर्चा आ गया। तो बस ये आपके सर पे जो बोझ है, लोड है, किस बात का, एग्जिट करने का, तो नाम पड़ गया एग्जिट लोड। तो ये जनरली म्यूचुअल फंड की दुनिया के अंदर एग्जिट लोड का टर्मिनोलॉजी चलती है। तो जब म्यूचुअल फंड में निवेश करो तो पूछ लेना भैया मैनेजर से कि साहब एग्जिट लोड कितना है, बीच में अगर पैसा निकालना पड़ गया तो कितना चार्ज ले रहे हो। तो ये होता है एग्जिट लोड। फिर आता है एक एक्सपेंस रेशियो, ये भी म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में हल्का सा आया था, लेकिन फिर से देख सकते हो आप, पता होना चाहिए क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, आप भी करोगे। तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं, जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे एनुअल फी लेती है, बस सिंपल। तो एक्सपेंस रेशियो है, तो नाम से क्लियर है, खर्चा। तो वो आपके नाम पर जितने भी म्यूचुअल फंड्स मैनेज कर रही है तो उसकी वो एनुअल फीस आपसे लेती है, उसमें जनरली हर तरह की फीस इंक्लूड हो जाती है। तो जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा, देखो है ना, उतनी आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उतना फिर आप अपने घर पर जो रिटर्न है ज़्यादा लेके जा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है, मान लो आपके म्यूचुअल फंड ने 100 रुपये कमाए, तो आप तो खुश, हाँ आज तो 100 रुपये घर लेकर जाऊंगा गर्लफ्रेंड के लिए। म्यूचुअल फंड कंपनी ने कहा अरे रुको भैया 5 रुपये हमें भी तो दो। ओहो, तो 100 में से 5 तो वो ले लेंगे, तो गर्लफ्रेंड के लिए सिर्फ आप 95 ही लेके गए। अब जितना ये एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो उतनी गर्लफ्रेंड नाराज़ होगी। तो इसीलिए जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करो तो एक्सपेंस रेशियो देख लो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना टेक होम आपका रिटर्न ज़्यादा होगा, उतनी अच्छी बात है ना, सिंपल सी बात है, इन्वर्स रेशियो बन गया। तो बस ये होता है एक्सपेंस रेशियो। तो ये भी म्यूचुअल फंड की दुनिया का टर्म पता होना चाहिए। फिर न्यूज़ में सुनोगे जी NFO आ रहा है, NFO। अरे सर NFO क्या, UFO आ गया क्या? नहीं, NFO मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। तो बहुत ही सिंपल है, देखो हमने IPO टर्म पढ़ रखा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक के बीच में लाती है। तो बिल्कुल जैसे शेयर्स में IPO चलता है, बिल्कुल सिमिलर है म्यूचुअल फंड में। जब कोई नया म्यूचुअल फंड पहली बार एक नए ऑफर, नई स्कीम के साथ आता है तो नाम पड़ गया न्यू, मतलब नया, फंड मतलब म्यूचुअल फंड का, ऑफर मतलब भैया ऑफर, तो NFO। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स जो है म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और पहली बार ये ऑफर आया है तो नाम पड़ गया NFO। तो बहुत ही सिंपल टर्म है म्यूचुअल फंड की दुनिया की। इसके बाद एक टर्म है अपनी लास्ट टर्म आज की, प्री मार्केट। प्री ओपन मार्केट जो होता है, इसका मतलब है कि हमारे स्टॉक मार्केट का टाइम होता है सुबह 9:15 से लेकर 9:15 से लेकर शाम 3:30 तक। लेकिन देखो अगर 9:15 पे एकदम से मार्केट खुले तो एकदम मार्केट खुलते ही हो सकता है ना भग्गी मच जाए, बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स कह रहे हैं भाई जल्दी जल्दी बेचो, मुझे खरीदना है, मुझे बेचना है, कुछ भी प्राइस हो सकता है। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को सेटल डाउन करने के लिए, उतार चढ़ाव थोड़ा थम सा जाए, 9:15 बजे यानी 9:15 से पहले 15 मिनट की भी थोड़ी सी ट्रेडिंग की जाती है, उसको बोलते हैं प्री मार्केट। तो 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक भी प्रॉपर मार्केट ओपन होने से पहले समय दिया जाता है, भैया जिसको जितने पर भी खरीदना है, बेचना है, अपने अपने ऑर्डर लगा दो, 9:15 बजे से एक्चुअल मार्केट खुल जाएगा। तो थोड़ा सा मार्केट सेटल डाउन हो जाता है ना। जैसे कि भाई आप कहीं जा रहे हो ट्रेन से, तो थोड़ा सा ट्रेन में पहले पहुंचते हो, बैठते हो, सेटल होते हो, फिर अपना हाथ पे हाथ रख के खिड़की के बाहर देखते हो, फिर ट्रेन चलना शुरू होती है ना। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ट्रेन कहती कि बस मैंने दरवाजा खोल दिया सारे एकदम से आ जाओ मैं भग लूंगी, ऐसा थोड़ी ना हो। तो पहले सेटल डाउन करने का तो टाइम मिलेगा ना। तो वही चीज मार्केट में भी करी जाती है, 15 मिनट का समय है थोड़ा सेटल होने का। मार्केट खुलेगा 9:15 बजे। तो ये थोड़ा सा मतलब सेटल करने का, एक वोलेटिलिटी को रोकने का फंडा होता है, तो इसको बोल देते हैं प्री मार्केट। चलो, तो आज की टर्मिनोलॉजी आपको अच्छी लगी और कैसी लगी जरूर बताना कमेंट के नीचे, और शेयर कर देना सबके साथ, देखो बिना शर्माए, क्योंकि इस चैनल का मोटो अब आपको पता चल चुका है, लेट्स लर्न एंड देन अर्न। बाकी मेरे साथ बहुत जल्दी आपको
ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बहुत सारी पाठशाला में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा महासागर है। फिलहाल इस सीरीज में हम बेसिक टर्म्स या कुछ टर्म्स ऐसी आपके साथ कवर कर रहे हैं जो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, और अब तो आपको एडवांस टर्म्स भी आ गई, राइट? तो फटाफट से बस एक काम करो, वीडियो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा है तो, और सबके साथ शेयर कर देना। बाकी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर 18 साल से ज़्यादा की आयु के आप हो। पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन सिंपल स्टेप्स हैं, QR कोड यहाँ पर दे रखा है, राइट? तो आई होप बहुत अच्छी वीडियो रही हो आपके लिए, लर्निंग रही हो, फ्रूटफुल रही हो, और मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत मज़ेदार चीज़ और कंटेंट लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। बस छोड़ना मत कोई भी वीडियो, सारी वीडियोस अच्छे से देखो, सब कुछ सीख जाओगे, इन्वेस्टिंग के 0 से लेकर 100 तक और ट्रेडिंग का 0 से लेकर 100 तक। तो बने रहना चैनल के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।